क्या आपने कभी ऐसा बंगला देखा है जहां आधी रात के बाद जाना मतलब जिंदा वापस लौट कर ना आना? रत्नागिरी की पहाड़ियों में एक ऐसा ही डाक बंगला था जो सरकारी रिकॉर्ड्स में 50 साल पहले चल चुका था, लेकिन वहां आज भी किसी के पायल की छन छन सुनाई देती है। अमावस की एक रात एक लेखक ने वहां न सिर्फ पनाह ली, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह तक कांप गई। कहते हैं उस रात के बाद वह अकेला कभी वापस नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनसुनी कहानी, रत्नागिरी का डाक बंगला। अमावस की रात थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा के झोंके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल के पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हो। आर्यन की कार के वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, लेकिन सामने की सड़क बहुत मुश्किल से ही दिखाई दे रही थी। तभी आर्यन झुलझुलाकर बोलता है, लानत है, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? वह मुंबई से एक ब्रेक लेकर अपनी नई किताब लिखने के लिए रत्नागिरी के शांत पहाड़ों की ओर निकला था, लेकिन गूगल मैप्स ने उसे किस सुनसान रास्ते पर डाल दिया था, उसे खुद पता नहीं था। तभी इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और कार बंद हो गई। सन्नाटा, सिर्फ बारिश के बरसने की आवाज। आर्यन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मोबाइल नेटवर्क गायब था। उसके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया और टॉर्च लेकर बाहर निकला। सामने धुंध के बीच उसे एक पुरानी विशाल इमारत की परछाई दिखाई दी। वह एक पुराने जमाने का डाक बंगला, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस लग रहा था। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखावट मिट चुकी थी। आर्यन ने भारी गेट को धक्का दिया। उस दरवाजे की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वो जैसे ही अंदर की ओर बढ़ा, बिजली कड़की और उसे इमारत की पहली मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा दिखाई दिया, एक सफेद साया। उसने आंखें झपकाईं तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वहम है, उसने खुद को समझाया और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में लालटेन थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें अजीब तरह से पथराई हुई थी। कौन है? उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लग रही थी। जी, मेरा नाम आर्यन है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मुझे आज रात यहाँ पनाह मिल सकती है? बूढ़े ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से पीछे हट गया। अंदर आ जाइए साहब, मौसम बहुत खराब है। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा सर्द था। दीवारों पर सीलन की बू आ रही थी और फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी हुई थी, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया ना हो। तभी बूढ़े ने कहा, मैं रामू हूं, यहाँ का चौकीदार। साहब, बिजली नहीं आ रही है और जनरेटर भी खराब है, इसलिए आपको इसी लालटेन से काम चलाना होगा। रामू ने आर्यन को पहली मंजिल के एक कमरे में पहुंचाया। कमरा बड़ा था। बीच में एक पुराने जमाने का पलंग और कोने में एक बड़ा सा आईना। जाते जाते रामू रुका और उसने बिना पीछे मुड़े कहा, साहब, एक बात का ध्यान रखना, रात को चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना और उस बड़े आईने को कपड़े से ढक कर ही सोना। क्यों? आर्यन ने हैरानी से पूछा। बस जो कहा है मान लीजिए, खैरियत इसी में है। रामू यह कहकर अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। रात के 12 बज चुके थे। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन हवा का शोर बढ़ गया था। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई और डायरी लिखने बैठा, लेकिन उसका ध्यान बार-बार उस आईने की तरफ जा रहा था। रामू की बात अजीब थी, लेकिन आर्यन ने एहतियातन आईने पर एक बेडशीट डाल दी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन छन छन, पायल की आवाज। वह आवाज
कमरे के बाहर गलियारे से आ रही थी। आर्यन की कलम रुक गई। इस सुनसान बंगले में इतनी रात को पायल कौन पहनेगा? आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। छन छन, और फिर कदमों की आहट उसके दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। आर्यन की सांसें अटक गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, बहुत ही धीमी दस्तक, जैसे कोई बहुत कमजोर हाथों से खटखटा रहा हो। कौन? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज आई, एक औरत के रोने की। सिसकियां इतनी दर्दनाक थी कि आर्यन का दिल दहल गया। खोलो ना, बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। आर्यन उठ खड़ा हुआ। उसका तार्किक दिमाग कह रहा था कि शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन रामू की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। दरवाजा मत खोलना। आर्यन दरवाजे के पास गया और कीहोल से झांकने की कोशिश की। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि अंधेरा नहीं, बल्कि कोई कीहोल के दूसरी तरफ सटकर खड़ा है। शायद कोई उसे भी देख रहा है। अचानक आवाज बदल गई। रोना बंद हो गया और एक भारी, मर्दाना और क्रोधित आवाज आई। दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। आर्यन पीछे हट गया। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। पूरा दरवाजा कांप रहा था, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने पास पड़ा हुआ एक भारी फूलदान उठा लिया। तभी उसकी नजर कोने में रखे आईने पर पड़ी। हवा के एक झोंके से आईने पर से चादर गिर गई थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। आर्यन की नजर आईने में पड़ी और उसका खून जम गया। आईने में उसके पीछे बिस्तर पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा बालों से ढका था और वह उल्टे पैर बैठी थी। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर खाली था। उसने फिर आईने में देखा। वो औरत अब खड़ी थी और आईने के अंदर से धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रही थी। आर्यन समझ गया कि ये कमरा सुरक्षित नहीं है। वह दरवाजे की तरफ भागा और चटकनी खोली। गलियारा खाली था। वह सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे नीचे रामू का कमरा ढूंढना था। नीचे हॉल में रामू की लालटेन एक मेज पर रखी थी। पास ही एक पुरानी धूल से भरी फाइल पड़ी थी। आर्यन ने रामू को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी नजर उस फाइल पर पड़ी। यह एक पुराने अखबार की कटिंग थी, जिस पर तारीख लिखी थी 14 अक्टूबर 1974, और नीचे एक खबर की हेडलाइन लिखी थी, रत्नागिरी डाक बंगले में भीषण हत्याकांड। कल रात बंगले के चौकीदार रामू ने एक नवविवाहित जोड़े की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद को भी उसी हॉल में फांसी लगा ली। कहा जाता है कि वह उस महिला के गहनों के लिए पागल हो गया था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1974 यानी 50 साल पहले। अगर रामू मर चुका है तो वह बूढ़ा कौन था जिसने दरवाजा खोला था? तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा चौकीदार रामू वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसके गले में फांसी का फंदा कसा हुआ था और जीभ बाहर लटकी हुई थी। रामू ने अपनी टूटी हुई गर्दन को एक झटके से सीधा किया और बोला, मैंने कहा था ना साहब कि रात को दरवाजा मत खोलना, वह अंदर आ जाएगी। आर्यन के मुंह से मुश्किल से निकला। कौन? रामू ने मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर इशारा किया। आर्यन ने ऊपर देखा। सीढ़ियों की रेलिंग पर वह औरत उल्टे लटकी हुई थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह आर्यन को देख रही थी। वह मकड़ी की तरह तेजी से दीवार पर रेंगते हुए नीचे उतरने लगी। आर्यन चीखा और मेन गेट की तरफ भागा। गेट बंद था। उसने पूरी ताकत से जंग लगी जंजीरों को खींचा। पीछे से छन छन
छन की आवाज तेज होती जा रही थी। रामू की हंसी और उस औरत की चीखें पूरे बंगले में गूंज रही थी। अब तुम यहीं रहोगे, हमारे साथ, हमेशा के लिए। आर्यन ने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और ताले पर दे मारा। एक बार, 2 बार ताला टूट गया। वो बाहर बारिश में और कीचड़ में गिरते पड़ते भागा। वह अपनी कार की तरफ नहीं, बस सड़क पर अंधाधुंध भागता रहा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। साहब, ओ साहब उठिए। आर्यन ने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी रुक गई थी। उसके सामने पुलिस की जीप खड़ी थी और एक इंस्पेक्टर उसे हिला रहा था। आप यहाँ सड़क किनारे बेहोश पड़े थे, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने पूछा। आर्यन कांप रहा था। वहां वो डाक बंगला, रामू, वो औरत। इंस्पेक्टर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने अपने साथी हवलदार की तरफ देखा और आर्यन को पानी की बोतल देते हुए कहा, आप जिस डाक बंगले की बात कर रहे हैं, वह रत्नागिरी के इस इलाके में 50 साल पहले ही जलकर खाक हो गया था। अब वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं, ना कोई इमारत है और ना कोई गेट है। नहीं, मैं कल रात वहीं था। मैंने रजिस्टर में एंट्री भी की थी। आर्यन चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने उसे शांत किया और बोला। चलिए देख लेते हैं। वे लोग जीप से उस जगह वापस गए। वहां का नजारा देख आर्यन की रूह कांप गई। वहां सचमुच कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ जली हुई दीवारें, मलबा और जंगली झाड़ियां थी। छत गायब थी, दरवाजे अधजले और टूटे हुए थे। लेकिन मलबे के बीचों बीच, जहां कभी शायद हॉल हुआ करता था, एक जली हुई मेज पर एक चीज रखी थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। आर्यन धीरे धीरे वहां गया। वहां उसकी खुद की किताब रखी थी जो वह कल रात अपने बैग में लाया था, और उसके पास धूल में एक ताजा संदेश उंगली से लिखा गया था। कहानी अभी अधूरी है, आर्यन, फिर आना। और उस संदेश के ठीक नीचे गीली मिट्टी में एक तरफ आदमी के जूते के निशान थे और दूसरी तरफ उल्टे पैरों के निशान। मिट्टी पर बने वो उल्टे पैरों के निशान इस बात का सबूत थे कि आर्यन वहां से अकेला नहीं लौटा है। अगर इस कहानी ने आपकी भी रूह कपा दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसे विज्ञान नहीं समझा सका? अपनी आपीती कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, आज रात सोने से पहले अपने कमरे का आईना ढकना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।